हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर 12वीं फिजिक्स का 9वां अध्याय किरण प्रकाश की, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स इसके पहले वाले कवर किए हैं। दर्पण के ना, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है ना, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना क्या है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे दर्पण समीकरण। और दर्पण समीकरण में पहला है अवतल दर्पण के लिए, दूसरा होगा उत्तल दर्पण के लिए। समीकरण का रूप आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही आपको लाना है लास्ट में रिजल्ट। ठीक है, और उत्तल दर्पण के लिए भी यही रिजल्ट आएगा और अवतल दर्पण के लिए भी रिजल्ट यही आएगा। बस दोनों को हल करने के लिए किरण आरेख का महत्व है। किरण आरेख बनाकर अगर आपने इसको हल कर लिया, वही इसका काम भी है इतना। ठीक, सूत्र दोनों से सेम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक लेते हैं। माना एक अवतल दर्पण, बाहर से पेंट किया जाने पर अवतल बनता है। बीचों बीच से एक लाइन जो गुजरती है ध्रुव से होते हुए, इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए पूरा का पूरा खेल जो है वो किरण आरेख का है ना। किरण आरेख अगर आपको आया, आपको डेरिवेशन बड़े आराम से आएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको अवतल दर्पण लेना है। मुख्य अक्ष आप बनाना जानते ही है। ये जिस गोले का हिस्सा है, अर्थात जिसका इस गोले का जो केंद्र है, उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे कहते हैं फोकस, और जो बचा वही है अनंत। आपको अवतल दर्पण की 6 स्थितियां बताई गई थी, जिसमें से इसकी दूसरी स्थिति यह थी कि वस्तु को अगर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए, क्योंकि वस्तु दिखना यहीं से प्रारंभ होती है ना। अनंत पर आप मानेंगे नहीं कि अनंत कहाँ होता है। इससे अच्छा कोई निश्चित दूरी ले लिया जाए। तो हमने निश्चित दूरी में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं वस्तु को रखा, नाम AB। ठीक है, अब यहां से ये जो किरण है इस पे आके टकराएगी, तो टकराने के बाद का काम यह है कि ये फोकस से निकल जाएगी। फोकस से निकल जाएगी। ये सब रटा रटाया टॉपिक है भाई। अगर आप इसको एक दो बार देख लेंगे ना तो एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल किरण आरेख आपको समझ आना चाहिए, कहाँ पे किरण पड़ने पर वो कहाँ से निकलती है। किरण पड़ने का सिद्धांत 3 ही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और तीसरा अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से वापस। चौथा तो बना बनाया है, अगर ध्रुव से कोई किरण जो है किसी कोण पर आ रहे हैं उसी कोण से ध्रुव से निकल जाएगी। तो 4 स्थितियां होती हैं जो रटने लायक हैं। तो हमने एक स्थिति तो यहाँ पर खुद उत्पन्न कर दी। अब अगली स्थिति देखिएगा, अगर ये ऐसे ध्रुव से निकले तो जिस कोण से आया है उसी कोण से ये जाएगा भी। यही है A', B', क्योंकि A अपने अक्ष को नहीं छोड़ने वाला है। ये A यहाँ पर था, A' यहाँ पर बना। अब B ऊपर था, ये B नीचे चला आया, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा ही प्राप्त हुआ है। अब यही आपने जो प्रतिबिंब बनाया किरण आरेख खींचकर, इतने का ही महत्व है। यहाँ पर कोण हमने कहा कि थीटा कोण से आया है, थीटा कोण से ही रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक, तो ये इतना काम। अब देखिएगा, ये जो आपको गैप यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर नाम यम रख देता हूं मैं। आपको यहाँ पर एक कर्व दिख रहा होगा ऐसे, वक्र यम पी। इस वक्र को मैं वक्र ना मानकर एक सीधी लाइन मान लूं, क्योंकि यहाँ पर गैप इतना कम है कि आपको डेरिवेशन करने के लिए इसको सीधा मानना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेता हूं कोई क्या, ये जो यम है पी एक सीधी लाइन है जो कि AB के बराबर है। क्योंकि समांतर आई है तो जितना गैप यहाँ है गैप तो बराबर ही रखना है, तो जितना गैप यहाँ पर है उतना गैप यहाँ पर है, अर्थात जो MP है वो बराबर है किसके? AB के। मान लेते हैं, माना MP एक सीधी रेखा है तो वक्र, लेकिन हमने माना कि क्या है, एक सीधी रेखा है। अब पूरा का पूरा झंझट यहाँ से क्लियर हुआ। अब आपको दो तीन चीजें केवल समझते चलना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, आपको त्रिभुज यहाँ पर अगर देखना चाहिए, देखिए त्रिभुज जो है ये A' है, ये B' है, और यहाँ पर F है। ये एक त्रिभुज है यहाँ पर, अर्थात 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूँ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये त्रिभुज। और आपको अगर यहाँ पर बड़ा सा त्रिभुज दिखाऊं, हमने इसको सीधा माना तो MP, और यहाँ पर F है, तो यम से भी तो F मिला हुआ है, यम से F मिला हुआ है। इसका मतलब अगर सीधा तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का।
दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं, तो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो एक विशेषता ये हो गई, अगर त्रिभुज समरूप आपने दिखा दिया, समरूप त्रिभुज है, और कारण आपने बताया, कारण क्या है, दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो भुजाएं अर्थात अगर ये ए डैश बी डैश है, इसके संगत भुजा ये एम पी है, ए डैश एफ है, इसके संगत भुजा कौन है, एफ पी है, ठीक। अगर बी डैश एफ है, इसका संगत है एम एफ डैश, एम एफ, ठीक। तो यही आपको करना है, सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज को समरूप लिख दें कारण सहित। तो समकोण त्रिभुज या ऐसे लिखें, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज एम पी एफ के, एम पी एफ। अगर ये समरूप है तो कारण आपको लिख देना है, चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, और दो समकोण त्रिभुज सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए संगत भुजाओं में हमने ए डैश बी डैश लिया, ए डैश बी डैश अपान में संगत इसका क्या हुआ, एम पी बराबर ए डैश एफ अपान में पी एफ। आपने यहां देखा एम पी जो है किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर है, यहां लिख देंगे चूंकि एम पी बराबर ए बी, इसलिए यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान में ए बी बराबर कितना, ए डैश एफ अपान में पी एफ। समीकरण नंबर 1 हुआ। इतनी बात स्पष्ट है। अगला, दोनों को मिटाइए, अब दो त्रिभुज फिर से ले लीजिए। दोनों त्रिभुज मैं बना के दिखाता हूं। एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, बी से ए पर आइए, ए बी, और ऐसे पी तक चले आइए। इसका मतलब आपको त्रिभुज ए बी पी देखना है, और अगला त्रिभुज आपको ए डैश बी डैश पी देखना है। ऐसे देखिए, ये ए डैश है, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर बी डैश है, जिससे ये मिला हुआ है। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण हैं, और दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बात समझ में आई ना? तो लिख दिया जाए, एंड त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी पी, ए बी पी क्या है, समरूप है। कारण चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। अगर समकोण त्रिभुज समरूप है, इसलिए ए डैश बी डैश का जो संगत होगा वो इसमें ए बी होगा, बराबर। अगर मैं इसमें ए डैश पी लिख दूं या पी ए डैश लिख दूं, पी ए डैश अपान में आ जाएगा पी ए, अपान में क्या आएगा, पी ए। समीकरण नंबर 2। अब दोनों का लेफ्ट देखिए बराबर है, इसलिए राइट भी आपस में क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 2 की तुलना करोगे भाई, तो यहां पर आ जाएगा पी ए डैश एफ अपान में पी एफ बराबर पी ए डैश अपान में पी ए। कुछ चीजें होती हैं ज्ञात, कुछ चीजें होती हैं अज्ञात। जो अज्ञात है उसको ज्ञात करिए, जो ज्ञात नहीं है और जो ज्ञात है उसको रख दीजिए ऐसे। अब देखिए, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल भी कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। ये 3 चीजें तो संकेतन में हो गई। अगला, ध्रुव से लेफ्ट में सारी चीजें ऋणात्मक और ध्रुव से राइट में सारी चीजें धनात्मक। अगर यहाँ पर ध्रुव है तो ध्रुव से लेफ्ट में जाओगे तो आपको चीजें नेगेटिव दिखेंगी, राइट में जाओगे तो चीजें पॉजिटिव दिखेंगी। यही 2 ही संकेतन इसके हैं, और बाकी आप दूरियां जानते रहिए। फोकस दूरी तक को एफ कहते हैं, स्मॉल एफ। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल भी कहते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू कहते हैं। ये लिख दिया गया। चूंकि तीनों लेफ्ट में है इसलिए तीनों ऋणात्मक है। तो बताइए, पी एफ जहां पर हो, कहीं पर है पी एफ, यहाँ पर है, तो पी एफ जहां पर होगा उसको मैं एफ लिख सकता हूँ। कहीं पर पी ए डैश जहां पर दिखेगा मैं उसको वी लिख दूंगा, और कहीं पर पी ए दिख रहा है तो
पी ए को यू लिख दिया जाएगा, ठीक है, वो भी तीनों किसमें, ऋण में, अर्थात निगेटिव माइनस में। तो लिखेंगे यहां पी ए डैश बराबर कितना है, माइनस भी है, ठीक है, कामा पी एफ बराबर माइनस एफ, ये हो गया, और पी ए बराबर कितना हो गया, माइनस यू, ए डैश एफ पता चल गया, पी एफ पता चल गया, पी ए डैश पता चल गया, पी ए पता चल गया। एक शब्द अभी भी बचा है, ए डैश एफ। क्या बचा है भाई, ए डैश एफ। आप अगर लकीर खींचे तो यहाँ पर है ए डैश, यहाँ पर है एफ, और यहाँ पर है पी। तो पी से एफ पता है, पी से ए डैश भी पता है ना, लेकिन आपको ए डैश एफ नहीं पता है। अगर मैं पी ए डैश में से इतना निकाल दूँ तो यही तो बचेगा, अर्थात मैं ए डैश एफ को लिख सकता हूँ पी ए डैश पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कितना, एफ पी, अर्थात पी एफ माइनस पी एफ, ये दोनों ज्ञात है। पी ए डैश जहाँ पर रखोगे आप, पी ए डैश है कितना, पी ए डैश का मान माइनस भी है, माइनस पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस एफ। अब बताइए जितने चीज़ें हैं सारे मान आपने ज्ञात कर लिए हैं, केवल रखना मात्र है, अब रखने की बारी है। जब रखा जाएगा भाई तो यहाँ पर हम रखेंगे ए डैश एफ की जगह क्या रखना है, माइनस भी प्लस एफ अपॉन में पी एफ की जगह क्या रखेंगे, माइनस एफ, बराबर पी ए डैश की जगह रखेंगे माइनस भी अपॉन में पी ए की जगह रखेंगे माइनस यू, ये रख दिया गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस से माइनस प्लस बन गया, इसको मैं रेड पेन से प्लस कर दूँ, प्लस बन गया। अब गुणा कर लो भाई आप, u का गुणा माइनस भी से करोगे माइनस यू भी, u का गुणा एफ से करोगे प्लस यू एफ, बराबर v का गुणा एफ से करोगे माइनस वी एफ, ये हो गया। अगला काम ये बनता है दोनों पक्षों में u भी एफ से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो कंडीशन देखिए कैसे उत्पन्न होगा, माइनस यू भी अपान में यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ बराबर माइनस वी एफ अपान यू वी एफ। यू वी से यू वी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, और वी एफ से वी एफ कटा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस वन अपान एफ बचा, प्लस वन अपान वी बचा, बराबर माइनस वन अपान यू बचा। इसको इधर कर दें, उसको उधर कर दें तो सब प्लस बन जाएगा। अगली लाइन में जब आप लिखोगे तो यहाँ लिखता हूँ स्पष्ट एकदम, माइनस वन अपान एफ को राइट में कर दिया जाए तो माइनस वन अपान एफ राइट में जाने के बाद क्या बनेगा, प्लस वन अपान एफ, बराबर माइनस वन अपान यू को लेफ्ट में कर दिया जाए। आपको ना समझ में पहले भी लिख दो, पूरा सबको एक तरफ कर लो, माइनस वन अपान एफ ये अपनी साइड है ही, प्लस वन अपान यू, ये भी इधर आएगा, प्लस क्या बन जाएगा, वन अपान ये भी है भी, और प्लस वन अपान यू बराबर क्या बचा भाई, जीरो। अब माइनस को उधर कर दो तो यहाँ पर बचा वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ। यही तो डेरिवेशन में आपको हमने पहले ही बताया था लाना है, क्या लाना है, वन अपान एफ बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान यू लाना है। बात समझ में आई ना। देखिए पूरा डेरिवेशन फिर से करते हैं। हमने कहा कि अवतल दर्पण में वस्तु जो था अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य आपको रखना है। वस्तु का नाम ए बी से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से निकल गई। दूसरा, आपने बिंदु बी से प्रकाश की किरण को बिंदु पी पर टकराया अर्थात ध्रुव से, तो जिस कोण से टकराया उसी कोण से वापस हुआ, जिसका आपने प्रदर्शन देखा ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक, वस्तु से छोटा और फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद आपने एमपी को एक सीधा लाइन माना है, और जो कि किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। माना एमपी एक सीधी रेखा है और एमपी बराबर क्या है, ए बी है। इसके बाद आपने त्रिभुज लिया ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, दोनों का आपने समकोण देखा, और समकोण देखने के नाते समकोण आपने देखा, जैसे आपने समझ लिया कि वो समरूप है। समरूप होने के नाते त्रिभुजाएं क्या हुई, समानुपाती हो आपने कर दिया, ए डैश बी डैश अपान एम पी बराबर ए डैश एफ अपान पी एफ। अब आपने जो एम पी बराबर ए बी का इस्तेमाल वहां पर किया है वही हमने कर दिया, एम पी बराबर ए बी है, इसलिए इस एम पी की जगह हमने ए बी लिखा, समीकरण एक बना। दूसरा, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी दोनों समकोण फिर से निकले तो भुजाएं समानुपाती निकली, और जैसे समानुपाती अर्थात सेम रेशियो में आपने किया, दोनों का लेफ्ट बराबर हो गया।
जब लेफ्ट बराबर हुआ तो राइट भी आपने बराबर देखा, तो राइट आपस में जब बराबर आपने किया, अब आपको रखना है चिन्ह अर्थात मान। पी एफ को मैं एफ, पी ए डैश को वी और पी ए को यू कहूंगा, लेकिन ए डैश एफ भी था, ए डैश एफ को हमने पी ए डैश में से एफ पी निकाल दिया, तब भी ए डैश बचा, तो ए डैश एफ को हमने पी ए डैश माइनस पी एफ करके ज्ञात किया, जिसका मान माइनस पी प्लस एफ आया। अब यहाँ पर चारों का मान आया, चारों के मानों को आपने रखा, क्या, इसका मान माइनस वी प्लस एफ अपान पी एफ का मान माइनस एफ, पी ए डैश का मान यू माइनस वी, पी ए का मान माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर माइनस वी एफ, दोनों पक्षों में यू एफ से यू वी एफ से आपने भाग दिया, क्या बचा, माइनस वन अपान एफ प्लस वन अपान वी बराबर माइनस वन अपान यू। अब आपने इन दोनों को एक साइड, इसको एक साइड आपने कर दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ। यही है अवतल दर्पण के लिए दूरी सूत्र, सॉरी अवतल दर्पण के लिए समीकरण। बात समझ में आई ना।